सादल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग राज्य के बांगड़वा जीतवान कार्यरत हूँ। जैसा कि अभी हमने अध्ययन किया था बेंथम का, अब हम जॉन स्टुअर्ट मिल का अध्ययन करेंगे। जैसे कि जॉन स्टुअर्ट मिल्स ने कहा था कि बेंथम के बारे में कि जो सिद्धांत दिया है उसमें एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना ज़्यादा अच्छा है, एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना ज़्यादा अच्छा है। और यदि मूर्ख और शोवर की राय अलग है तो इसका कारण यह है कि वे केवल अपना पक्ष ही जानते हैं, परंतु दूसरे लोगों को दोनों पक्ष ज्ञात है। यानी कि जॉन स्टुअर्ट मिल उपयोगिता का अंतिम समर्थक और व्यक्तिवाद के अग्रणी विचारकों में से था। उसने उपयोगितावादी दर्शन को एक नई दिशा प्रदान की। उसके विचारों में उपयोगितावाद, व्यक्तिवाद, उदारवाद का अपूर्व सामंजस्य मिलता है। जीवन की प्रारंभिक अवस्था में आर्थिक मामलों में आंशिक अनुदान दृष्टि अपनाते हुए भी मिल आयु वर्दी के साथ समाजवादी धारा की ओर मुड़ने लगा। स्वतंत्रता के लिए जो बेचैनी उसके हृदय में थी, जो उसके ग्रंथों में साकार हुई, वह शताब्दियों तक पाठकों को अपने और उत्कृष्ट करती रहेगी। विचार अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता का उसने जो गौरवपूर्ण समर्थन किया वह राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में अधिकारपूर्ण वाणी मानी जाती है और मिल्टन और जेफरसन की श्रेणी में उसको स्थान दिलाता है। राष्ट्रवाद का जो समर्थन मिल ने किया, उसने एशियावासियों के हृदय के ऊपर अमिट असर किया है। यह सच है कि राजनीतिक दर्शन के इतिहास में जॉन स्टुअर्ट मिल 1806 से 1873 की गणना अग्रिम पंक्ति के विचारकों में नहीं होती। फिर भी उसके विचारों के अध्ययन के बिना राजनीतिक दर्शन का हमारा ज्ञान अधूरा है। चाहे विद्वानों की आकाश गंगा में मिल का नाम हाशिए प्राप्त हो, लेकिन उसकी विख्यात कृति ऑन लिबर्टी, स्वतंत्रता पर निबंध, ने उसको विश्व के स्वतंत्रता पसंद करोड़ों लोगों के हृदय का सम्राट बना दिया। वेपर के अनुसार विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता पर लिखे इस अद्वितीय ओजस्वी निबंध ने मिल को दुनिया के लोकतंत्र समर्थकों के बीच सम्माननीय स्थान प्रदान कर दिया है। राजनीतिक दर्शन के इतिहास में जॉन स्टुअर्ट मिल के स्थान के बारे में परस्पर विरोधी विचार मिलते हैं। उसे एक और महान दार्शनिक, स्वतंत्रता का पुजारी, व्यक्तिवादी चिंतन का सिरमौर व महान न्यायवादी, विद और अर्थशास्त्री कहकर पुकारा गया है। वहीं दूसरी ओर उसे प्रतिक्रियावादी, बुजुर्ग और लंगड़ा समाजवादी कहकर उसकी भर्त्सना भी की गई है। एक आलोचक ने तो यहाँ तक कह डाला है कि उसने उदारवाद और समाजवाद के मखमली वस्त्रों में जो विचार प्रस्तुत किए वे नगण्य पूंजीवादी विचार थे। यह सत्य है कि उसके विचारों में बहुत से परस्पर विरोधी तत्व पाए जाते हैं, किंतु उसके बावजूद आधुनिक विश्व पर उसकी अमिट छाप दिखलाई देती है। वावले के शब्दों में, और यदि लेखकों की योग्यता का निर्णय इस बात से होता है कि उसका नीति पर क्या प्रभाव पड़ा, तो मिल का स्थान निश्चित रूप से ऊंचा है। एक न्यायशास्त्री, अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक के रूप में उसे अपने युग का एक अवतार समझा जाता है। जॉन स्टुअर्ट मिल का जीवन परिचय के बारे में हम पढ़ें तो जॉन स्टुअर्ट मिल उपयोगितावाद का अंतिम समर्थक और व्यक्तिवाद के अग्रणी समर्थकों में से था। उसका जन्म लंदन में 20 मई 1800 को हुआ। उसके पिता जेम्स मिल एक प्रसिद्ध इतिहासकार, उपयोगितावादी विचारक थे। अपने बच्चे की शिक्षा के बारे में उसे विचार कुछ विलक्षण ही थे। उनका कहना था कि स्कूल में बच्चों की पढ़ाई ठीक तरह से नहीं हो सकती। यदि बच्चे को प्रतिभावान बनाना है तो उसे अपने ढंग से घर पर ही पढ़ाया जाए। जॉन को उसके पिता घर पर ही कठोर किंतु सूक्ष्म वातावरण में पढ़ाया करते थे। इसका परिणाम ये हुआ कि 3 वर्ष की अवस्था में ही उसे ग्रीक भाषा की शिक्षा दी गई और 8 वर्ष की आयु में उसे गणित और अंग्रेजी की उच्च शिक्षा मिलने लगी। बचपन में जब खेलने कूदने के दिन होते हैं, मिल ने प्लेटो, हेरोडोटस, जोनोफन और ल्यूशियन का अध्ययन पूरा कर लिया था। साथ ही साथ उसने लैटिन भाषा भी सीख ली। जॉन के पिता अपने पुत्र को एक तेजस्वी विद्वान बनाना चाहते थे। वे बार बार 8 वर्ष के मिल के हाथों में प्लेटो के संवाद थमा देते थे। कभी रिपब्लिक, कभी लॉज, कभी अरस्तु की लॉजिक उसके हाथ में देकर कहते इन्हें पढ़ो। 8 वर्ष के जॉन को प्लेटो के संवादों के बहुत से अंश कंठस्थ याद हो गए थे। उसने तर्कशास्त्र, राजनीति, मनोविज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र का गहरा अध्ययन किया। एकांत प्रिय मिल अध्ययन में इस तरह निमग्न रहता कि यदि कोई उससे मिलने आता तो वह उसे या तो अपना शत्रु समझता। सरस्वती की इस कठोर आराधना का मिल को मूल्य चुकाना पड़ा। वह युवावस्था में ही बूढ़ा होने लगा। वह एक अजीब थकावट, उदासी और मानसिक तनाव का शिकार होने लगा। उसका मन बहलाने के लिए उसके पिता ने उसे फ्रांस भेज दिया, जहां वह जेरेमी बेंथम के भाई सर सैमुअल बेंथम के पास रहा।
फ्रांस में मिल नदियों के किनारों, सागरों के तट, पहाड़ों की वादियों में घूमता रहा। पहली बार उसने जीवन में प्राकृतिक सौंदर्य की छटा को निहारा। उसे वनस्पति शास्त्र और प्राणी शास्त्र के अध्ययन में दिलचस्पी उत्पन्न हुई। फ्रांस के प्राकृतिक सौंदर्य और ताजी हवा के झोंके ने उन्हें रुग्ण मन में एक नई मस्ती बिखेर दी। इंग्लैंड वापस लौटने पर मिल फिर किताबों की दुनिया में खो गया। उसे इन्हीं दिनों बेंथम की पुस्तक कानून के सिद्धांत पढ़ने को मिला। उसने इस पुस्तक के बारे में अपनी आत्मकथा में लिखा, इस पुस्तक के अध्ययन से मेरे जीवन में और मानसिक विकास में नवयुग का सूर्यग्रहण हुआ। 16 वर्ष की आयु उम्र में मिल एक प्रौढ़ विद्वान बन चुका था। उसने एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा यूटिलिटेरियन सोसाइटी। संस्था में लंदन के प्रबुद्ध विद्वान सामयिक विषयों पर खुलकर बहस करते। 17 वर्ष की आयु में उसे ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ होने वाले पत्र व्यवहार विभाग के निरीक्षण कार्यालय में एक क्लर्क की नौकरी मिल गई। इंडिया ऑफिस में कार्य करने से उसे शासन की वास्तविक समस्याओं का गहरा और क्रियात्मक अनुभव हुआ। इस समय दो घटनाओं ने मिल के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला दिया। संयोग से उसके हाथ एक फ्रेंच उपन्यासकार और नाटककार जॉन फ्रांकुआ मारमोंटेला की पुस्तक संस्मरण लग गई। पुस्तक पढ़कर उसके जीवन में एक नई स्फूर्ति का संचार होने लगा। उसके पिता ने उसे ललित साहित्य पढ़ने से विरक्त किया था, अब उसे ललित साहित्य में मजा आने लगा। उसके जीवन का दर्शन ही बदल गया। अब मिल महसूस करने लगा कि मनुष्य का भौतिक सुख, भौतिक उपलब्धियां ही सब कुछ नहीं होती है। यानी मूरे के शब्दों में अपने पिता का प्रभाव उस पर इतना अधिक है कि ऐसा मालूम होता है कि मानो वह कभी पैदा ही नहीं हुआ। यानी इस संबंध में उसने ऐसा किया। यानी श्रीमती टेलर के अनुसार के कारण ही यानी 1830 में मिल का परिचय एक अत्यंत प्रतिभाशाली और मेघावी सुंदरी श्रीमती हैरियट टेलर नामक उच्च वर्गीय महिला से हुआ। श्रीमती टेलर के संपर्क से मिल के बौद्धिक संकट का अंत हो गया। उसने टेलर से विवाह कर लिया। श्रीमती टेलर के कारण ही मिल के विचारों में मानवता की संवेदनाओं को प्रस्फुटित होने लगी। वह उससे स्वयं से बड़ी विचारक और कार्लाइल से महान कवित्री जानी पड़ी। अपनी पुस्तक स्वतंत्रता पत्नी को समर्पित करते हुए मिल ने लिखा, मेरे विचारों में जो सर्वोत्तम है वह उसकी प्रेरक है और आंशिक रूप में उसकी लेखिका भी है। मिल ने बौद्धिक संकट की अवस्था में यह अनुभव कर लिया था कि एक सुविकसित व्यक्तित्व के विकास के लिए भावनाओं की तृप्ति होना आवश्यक है। वास्तव में यह संकट मिल का अपने पिता के बौद्धिक शासन के विरुद्ध विद्रोह और भ्रांतवादी उपयोगितावादी सिद्धांत में संशोधन और परिवर्तन की प्रक्रिया का आरंभ बिंदु माना जा सकता है। उसकी सर्वाधिक सुंदर रचना का प्रारंभ से हुआ जब से वह श्रीमती टेलर के संपर्क में आया। सन 1852 में श्रीमती टेलर का निधन हो गया, जो मिल के लिए बहुत बड़ा आघात था। वह पूर्ण किताबों की दुनिया में खो गया। एक विद्वान और विचारक के रूप में उसे अब अपूर्व यश प्राप्त हो चुका था। उसकी लोकप्रियता का लाभ उठाने में राजनीतिक दल भी पीछे नहीं थे। 1866 में वेस्टमिनिस्टर क्षेत्र में से उसे कॉमन सभा का चुनाव लड़वा दिया गया। उसने संसद में महिला मताधिकार, अल्पमत प्रतिनिधित्व, खुले मतदान का प्रबल समर्थन किया। उसके भाषणों को सुनकर प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन ने कहा था कि जॉन मिल जब भाषण दे रहे थे तो मेरे मन में बार बार ये भावना जागृत हो रही थी कि जैसे मैं किसी संत की बात सुन रहा हूँ। रूढ़िवादी अंग्रेजों को उसके प्रगतिशील विचार पसंद नहीं आए और जब 3 वर्ष बाद कॉमन सभा के पुनः चुनाव हुए तो वह हार गया। सन 1873 में एविगनॉन में मिल का निधन हो गया। उसे अपनी पत्नी के निकट ही कब्र में लिटा दिया गया। यह जॉन स्टुअर्ट मिल का कहानी अध्ययन और चिंतन लेखन की कहानी है। 1834 से 1840 तक वह लंदन रिव्यू का संपादक रहा। इस पत्रिका का नाम बाद में लंदन एंड वेस्टमिनिस्टर रिव्यू कर दिया गया। मिल ने इस पत्रिका के संपादन में अपनी विद्वता और लेखन प्रतिभा का परिचय दिया। उसने अनेक महत्वपूर्ण लेख लिखे जिसके कारण एक तर्कशील विद्वान के रूप में उसे आज भी प्रसिद्ध बहुत हमें मिलता है। इसने 3 बिंदुओं पर ज़्यादा जोर दिया: मजदूर वर्ग का हित, महिला मताधिकार, आयरलैंड भूमि का सुधार। यानी संसदीय जीवन में उसने 3 जीवन किया। यानी कि 1877 में अविगनान में उसकी मृत्यु हो गई और उसकी पत्नी कब्र के पास उसे लेटा दिया गया था। यानी कि उसकी पुस्तकों का प्रकाशन क्रम से 1843 से लेकर 1877 की में उसकी मृत्यु के पश्चात 1 वर्ष तक चलता रहा। सिस्टम ऑफ लॉजिक 1843, तर्क की पद्धति,
राजनीतिक अर्थव्यवस्था में कुछ अनियमितता यानी कि सम अनसेटल्ड क्वेश्चंस इन पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स 1844। राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांत द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स 1848। संसदीय सुधारों के विचार द थॉट्स ऑन द पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स 1859। उपयोगितावाद यूटिलिज्म 1863। नारीधीनता सब्जेक्शंस ऑफ वुमेन 1869। आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी 1873। धर्म के तीन लेख धर्म पर तीन लेख यानी द थ्री एसेज ऑन रिलीजन 1876। ये विशेष रूप से थे जैसे कि सिस्टम ऑफ लॉजिक, द प्रिंसिपल फॉर पॉलिटिकल इकोनॉमिक, ऑन लिबर्टी, कंसिडरेशंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यूटिलिटिज्म, थॉट्स ऑन पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, द सब्जेक्शंस ऑफ वुमेन, ऑटोबायोग्राफी, एसे ऑफ रिलीजन्स। सन 1843 में मिल की पुस्तक सिस्टम ऑफ लॉजिक प्रकाशित हुई। चिंतन के संसार में इसे एक महत्वपूर्ण घटना माना गया। मिल ने इस पुस्तक में तर्क विज्ञान के अनेक बिखरे हुए तथ्यों को एकत्रित कर एवं संकलित ही किया। उसके तर्कशास्त्र का एक अन्य आगमनात्मक पद्धति भी प्रदान की। 1848 में उसकी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी को प्रकाशित हुआ। इसके प्रथम संस्करण का झुकाव तो स्पष्ट पूंजीवाद की ओर था, बाद के संस्करणों में इसकी धारा समाजवादी होती गई। मुख्य रूप से इसी पुस्तक के कारण मिल को उदारवाद का सशक्त प्रवक्ता माना जाता है। मिल की सर्वाधिक चर्चित और सर्वाधिक प्रशंसित पुस्तक ऑन लिबर्टी 1869 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में मिल ने स्वतंत्रता संबंधी विचारों का अत्यंत सशक्त प्रतिपादन किया। पुस्तक में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इतना सुंदर और प्रभावी प्रतिपादन किया गया था कि उसकी तुलना मिल्टन की एरोपेगेटिका से की गई। सन 1860 में मिल की पुस्तक यूटिलिटरियनिज्म प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में मिल ने बेंथम के उपयोगितावादी विचारों को आगे अवश्य बढ़ाया, किंतु नए रूप में नई व्याख्या के साथ, जिससे उपयोगितावाद के बेंथम मॉडल ने अपने आप दम तोड़ दिया। 1863 में उसका पुस्तक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट प्रकाशित हुई। इसमें लोकतंत्र की कमजोरियां उन्हें दूर करने का उपायों का वर्णन था। सन 1869 में दी सब्जेक्शंस ऑफ वीमेन प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में महिलाओं के उत्थान का बहुत जोरदार प्रतिपादन किया गया था। इस पुस्तक में मिल की पत्नी श्रीमती टेलर का प्रभाव बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मिल की मृत्यु के बाद उसकी पांडुलिपियों को संकलित कर 3 अन्य रचनाओं का प्रकाशन। इनमें सर्वाधिक प्रमुख है मिल की आत्मकथा, जो 1873 में प्रकाशित हुई। मिल की आत्मकथा वस्तु तो उसके जीवन की कहानी के बजाय उसके चिंतन की कहानी है। सन 1877 में प्रकाशित दी 3 एसेज ऑन रिलीजन्स में मिल ने ईसाई धर्म की रूढ़िवादियों पर कड़े प्रहार किए हैं। एक संगठन के रूप में, एक संस्था के रूप में उसने चर्च को मानवीय स्वतंत्रता का विरोधी कहा। 1810 में लेटर्स का प्रकाशन हुआ। इसमें 1910 में जो था, इसमें मिल के पत्रों का संकलित कर 2 खंडों में प्रकाशित किया गया। इन पत्रों का मिल की बहुमुखी प्रतिभा और गहरी सहानुभूति का आभास होता है। मिल के चिंतन को प्रभावित करने वाले व्यक्तित्व, विचारक और परिस्थितियां थी। मिल के चिंतन को प्रभावित करने वाले लोगों में उसके पिता जेम्स मिल, उपयोगिता विचारक बेंथम, उसकी पत्नी श्रीमती टेलर प्रमुख थी। वह विख्यात कवि वुडवर्थ, कॉलरिज और गेट की भावपूर्ण रचनाओं से बहुत अधिक प्रभावित हुआ। फ्रांस के प्राकृतिक सौंदर्य और साहित्यिक वातावरण ने भी इसकी चिंतन धारा में समरसता का संचालन किया। जॉन मिल का पिता जेम्स मिल का चरित्र कठोर और अहंकारपूर्ण था। उसने रागात्मक कम थी। वह अपने दृढ़ और सशक्त स्वरों से दूसरों की बात दबा देता था। उसका कहना था कि यदि बच्चों को किसी काबिल बनाना है तो उन्हें अपने ढंग से घर पर ही पढ़ाया जाए। उसने जॉन को घर पर ही कठोर अनुशासन रहने कर पढ़ाने की आदत डाल दी। उन्होंने उसे शेक्सपियर और कॉलरिज पढ़ने के बजाय प्लेटो के संवाद और अरस्तू के तर्कशास्त्र पढ़ने के बाध्य किया। इस निरस्त रचनाओं के पढ़कर वह थक सा गया। वह उदासी और मानसिक तनाव का शिकार होने लगा। वेपर के शब्दों में उसके दृष्टिकोण का गठन पर उसके पिता सुप्रसिद्ध दार्शनिक शास्त्रीय इतिहासकार जेम्स मिल का, जो 1832 में बेंथम की मृत्यु के पश्चात बेंथमी संप्रदाय के प्रधान बने और बहुत प्रभाव पड़ा। मिल ने राजनीति दर्शन की शिक्षा बेंथम में पाई थी। बेंथम अब उसके पिता के मित्र और गुरु थे। बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत से अभिभूत होकर उसने कहा था कि मूर्ख उपयोगितावाद में एक धर्म, एक दर्शन, एक विश्वास मिल रहा है। विधिशास्त्रवेत्ता जॉन ऑस्टिन ओसेई ने भी प्रारंभिक अवस्था में मिल के बौद्धिक जीवन को प्रभावित किया। जर्मन महाकवि गेट के विराट शक्तिशाली जीवन दर्शन से भी मिल का परिचय हुआ। ये परिचय विलहेल्म हेम्बोल्ट के माध्यम से हुआ। हेम्बोल्ट का एक महान राजनीतिज्ञ और विचारक था और उसने अपने ग्रंथ लिबर्टी के आरंभ में मिल ने उसका नामोल्लेख नतमस्तक होकर किया। श्रीमती हैरियट टेलर के संपर्क में आने से मिल के जीवन में प्रेम और सहृदयता
स्थिरता बहने लगी, सूक्ष्मता और निरसता के बादल छटने लगे। उसके विचारों से प्रभावित होकर ही मिल ने दी सब्जेक्शंस ऑन ऑफ वीमेन पुस्तक लिखी। वे महिलाओं और श्रमिकों को पीड़ा को समझने लगे और साम्राज्यवादियों की भाषा बोलने लगे। जब जॉन मिल बीमार थे तो उन्हें रोमांटिक विचारधारा के कवि वुडवर्थ और कॉलरिज की कविता को पढ़ने का अवसर मिला। इन कवियों के अध्ययन से उसे सत्य की वह झांकी मिली जिसकी और विंथम की दृष्टि कभी नहीं गई। वुडवर्थ और कॉलरिज की कविताओं के रस सागर में डूबकर जॉन को यह भान हुआ कि बेंथम का हृदय जीवन की अधिक मार्मिक वस्तुओं को स्पर्श न कर सकता था। अपनी पहली फ्रांस यात्रा के समय उसने जीवन की प्राकृतिक और उसकी आत्मा को के तार झंझनाने उठे। डेविडसन के शब्दों में मिल के हृदय में एक नवीन मानव का आविर्भाव हुआ जिसमें उस अधिक गहरी सहायता थी, जिसका बौद्धिक दृष्टिकोण अधिक व्यापक था, जिसने बुद्धि के साथ साथ भावनाओं को तृप्ति के महत्व को भी अनुभव किया था। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल का पर उसका पिता जेम्स मिल उपयुक्तवादी सिद्धांत के जनक बेंथम का अधिक प्रभाव पड़ा। जॉन ऑस्टिन से उसने कानून की शिक्षा ग्रहण की और अर्थशास्त्र में एडम स्मिथ, रिकॉर्डो, माल्थस आदि के आर्थिक उदारवाद की व्यापक विचारधारा का भी उस पर प्रभाव पड़ा। वुडवर्थ और कॉलरिज को पढ़कर उसमें नवीन मानव का उदय हुआ। उसके विचारों में, मानसिक चिंतन में एक महान क्रांति हुई। जॉन स्टुअर्ट मिल की अध्ययन पद्धतियों में हमें कह सकते हैं जेम्स मिल ने अपने ग्रंथ लॉजिक की छठी पुस्तक में समाजशास्त्र के वैज्ञानिक पद्धति के बारे में विचार किया। अर्थशास्त्र संबंधी एक ग्रंथ में जिसमें वह मुख्य रूप से आगमनात्मक प्राकृतिक वैज्ञानिक पद्धति के बारे में विचार किया गया था, इस विषय का समावेश महत्वपूर्ण था। इससे यह प्रकट होता है कि मिल सामाजिक ग्रंथों शास्त्रों के क्षेत्रों को बढ़ाने की आवश्यकता समझता था। वह यह चाहता था कि सामाजिक शास्त्रों को पद्धति को अधिक कठोर बनाया जाए, उन्हें प्राकृतिक विद्वानों के समकक्ष स्थान दिया जाए। मिल 4 प्रकार के अध्ययन पद्धतियों का उल्लेख करता है: रासायनिक प्रयोगात्मक पद्धति, ज्योमेत्रिक पद्धति, भौतिकी निगमनात्मक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति। रासायनिक प्रयोग पद्धति किसी विशिष्ट प्रयोग या अनुभव पर आधारित होती है। उस विशिष्ट अनुभव का प्रयोग समझ समाज के अध्ययन के लिए किया जाता है। चूंकि सामाजिक परिस्थितियां परिवर्तनशील है, इसलिए मूल के अनुसार किसी विशिष्ट काल में किए गए व्यक्ति के अनुभव का प्रयोग का सामाजिक परिस्थितियों के अध्ययन पर के लिए उपयुक्त नहीं है। ज्योमेत्रिक पद्धति काल्पनिक मान्यताओं और संकल्पनाओं पर आधारित होती है, इसलिए मिल के अनुसार सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए तर्कसंगत नहीं है। मिल के अनुसार राजनीति शास्त्र जैसे समाज विज्ञान के अध्ययन के लिए भौतिक और ऐतिहासिक पद्धतियों का सामंजस्यपूर्ण प्रयोग अधिक उपयुक्त है। भौतिक पद्धति में निगमनात्मक आगमनात्मक पद्धति दोनों पद्धतियों का मिश्रण होता है। ऐतिहासिक पद्धति में आगमनात्मक पद्धति होती है। मिल की रचनाओं में भौतिक और ऐतिहासिक पद्धति का अपूर्व सामंजस्य मिलता है। इन दोनों के समन्वय को समाजशास्त्र पद्धति भी कहा जाता है। उसकी अध्ययन पद्धति का सार आगमनात्मक तरीके द्वारा उपलब्ध तथ्यों का निगमनात्मक प्रयोग। उसने यह स्वीकार किया कि ऐतिहासिक विकास के कुछ नियम आगमनात्मक पद्धति के आधार पर निर्धारित किए जा सकते हैं। उसका सामान्य निष्कर्ष यह था कि समाजशास्त्रियों के अध्ययन के लिए 2 पद्धतियां हैं। इन दोनों पद्धतियों एक दूसरे के पूरक होना चाहिए। एक पद्धति को वह प्रत्यक्ष निगमनात्मक पद्धति और दूसरे को परोक्ष निगमनात्मक पद्धति कहता है। सेबाइन के शब्दों में उसका यानी मिल का विचार था कि समाज विज्ञानों में आगमनात्मक और निगमनात्मक दोनों पद्धतियों की जरूरत है। इस अध्याय में हम इतना अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।